जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़फ़र नकवी है और मैं नोआ में पाक अफेयर और क्रिमिनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे वन बाय वन जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और एट द एंड मैं आपको इस पे एक ओवरऑल व्यू दूंगा। इसमें जो पहला सवाल है दैट इज़ डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। एलाबोरेट योर आंसर विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक फेयरली सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपने जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, बेसिकली हम इसे ट्राइकोटमी ऑफ पावर कहते हैं। द पावर ऑफ द स्टेट आर डिवाइडेड अमंग्स थ्री इंस्टीट्यूशंस, जिसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। आपने इसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पे बात करनी थी और फिर स्पेशली यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लेजिस्लेटिव पावर जो है वो यूएस कांग्रेस के पास हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट और जो जुडिशियल पावर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। तो इट वाज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट को कोई मुश्किल दरपेश नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिगार्डिंग एमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 232 से 237 तक जो है वो रेगुलेट होती है। पाकिस्तान के आइन में जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज हैं। वन इज़ आर्टिकल 232 जिसमें एमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। अंडर आर्टिकल 234 एमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और आर्टिकल 235 में फाइनेंशियल एमरजेंसी है। यहाँ एक बात और जो ज़रूरी है वो है कि द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर। बेसिकली प्रेसिडेंट जो है वो फिगर हेड है, प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती और प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट एज एनविजेज्ड अंडर आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें आपने अगर आपको आर्टिकल 232 से लेके 237 तक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की अंडरस्टैंडिंग है, आपको बेयर अंडरस्टैंडिंग भी है, तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए भी स्टूडेंट्स को कोई मुश्किल दरपेश नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो एमरजेंसी इम्पोज की गई आप उसका एक बैकग्राउंड दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड यूनाइटेड किंगडम्स। तो यूके की जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो इट इज़ इन यूनिक इन दैट कि ये वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बेसिकली कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रिटन तो है लेकिन इट इज़ स्कैटर्ड इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। तो फॉर मच ऑफ इट्स हिस्ट्री जो यूके में जुडिशियल पावर्स थी वो लॉर्ड्स ऑफ अपील, जो हाउस ऑफ लॉर्ड का ब्रिटिश पार्लियामेंट का अपर हाउस है, उसके पास थी। तो 2005 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट था उसके तहत फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश की गई और नो जो है वो जुडिशरी जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट है फ्रॉम लेजिस्लेचर। ये जो अरेंजमेंट्स हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है आपने उसको इलाबोरेट करना था। Question number 5 is about to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is inalienable right of every citizen without any sort of discrimination. ये basically this provision is contained under Article 4 of the Constitution of Pakistan और it is about rule of law. ये कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का और आपने रूल ऑफ लॉ को ही इस पे एलाबोरेट करना था, इसका आपने एवोल्यूशन लिखना था। फिर रूल ऑफ लॉ की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं, इस पे डिफरेंट ओपिनियंस हैं, आपने उनको भी इलाबोरेट करना था। और बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये पाकिस्तान के तमाम जो सिटीजन्स हैं उनको गारंटी करता है कि दे आर नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड और किसी को भी अगेंस्ट द लॉ जो है वो ट्रीट नहीं किया जा सकता। सो इट्स ऑल अबाउट रूल ऑफ लॉ। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। इट इज़ द ईरा ऑफ 1954 and 1955 in Pakistan can be rightly called the era of legal battles. Following this, explain the Maulvi Tamizuddin case in minute details. तो
आपको इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करना होगा। बेसिकली 24 अक्टूबर 1954 को उस वक्त के गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब जो थे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इस डिसीजन को एजिटेट किया बिफोर सिंध चीफ कोर्ट, और सिंध चीफ कोर्ट ने गवर्नर जनरल के इस एक्शन को सेट असाइड कर दिया, जिसके अगेंस्ट फिर अपील फाइल की गई बिफोर पाकिस्तान फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स पे उस जो डिसीजन था सिंध चीफ कोर्ट का उसको ओवरटर्न कर दिया। और उसमें केस के मेरिट डिस्कस नहीं किए गए, उसमें ये क्वेश्चन नहीं एड्रेस किया गया कि क्या गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार था, क्या असेंबली राइटली डिसॉल्व हुई। बेसिकली जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, जिसको रिट की पावर दी गई थी अंडर सेक्शन 223A ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसको जो फेडरल कोर्ट है, जस्टिस मुनीर साहब की ये जजमेंट थी, उसमें उन्होंने उस सेक्शन 223 की इंसर्शन को अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर कर दिया। बिकॉज वो जो बिल था वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली ने तो पास कर दिया था, लेकिन उस पर गवर्नर जनरल की असेंट नहीं थी। तो ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये केस जो है वो जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, जिसका फैसला मौलवी तमीज़ुद्दीन की फेवर में आया सिंध चीफ कोर्ट की तरफ से, उसको सेट असाइड कर दिया गया। तो ये आपने बेसिकली इस सवाल को अगर आप डिटेल में पढ़ें तो इसमें आपने ईरा ऑफ लीगल बैटल्स की भी बात करनी है, और गोइंग अ स्टेप फर्दर आप मौलवी तमीज़ुद्दीन की आगे फिर बेशक आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस पे, लेकिन फिर आप आगे यूसुफ पटेल केस का भी तज़किरा करेंगे। आप एमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस 1955 जो कि गवर्नर जनरल ने इशू किया, आप उस पर भी बात करेंगे। और फिर ये सेटल जैसे हुआ, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इन्वोक किया गया बाय जस्टिस मुनीर इन अ केस जिसका टाइटल है रेफरेंस ऑफ हिज एक्सीलेंसी गवर्नर जनरल टू फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उस केस में फिर उसका साइटेशन है PLD 1955 FC 435। तो उसमें ये जो बैटल स्टार्ट हुई मौलवी तमीज़ुद्दीन केस पे, वो सेटल हो गई। उसके बाद जो अगला सवाल है, दैट इज द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 वाज प्रोमलगेटेड ऑन 21 अगस्त 2002 enumerate the important features of LFO 2002। हाँ, हुआ ये कि 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया बेसिकली, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है वो डिसलॉज करके उन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन सस्पेंडेड टिल फॉर पीरियड ऑफ 3 years। और उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़फ़र अली शाह केस में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी थी कि विद इन पीरियड ऑफ 3 years कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करना है। तो बेसिकली जो LFO 2002 है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002, ये एक इंस्ट्रूमेंट था, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट था फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेटिव रूल फ्रॉम मार्शल लॉ टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करने के लिए ये डॉक्यूमेंट जो है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया। LFO में जो मेजर चेंजेस हुई, वो जो मेजर प्रोविजंस थी, जो मेजर फंक्शन थे LFO 2002 के, उसमें सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रिवाइव किया गया। उसके बाद फिर इसी के तहत 2002 में इलेक्शन हुए। LFO में ये बताया गया कि पहली जो असेंबली है, नेशनल असेंबली बनेगी, उसका पहला सेशन कब होगा। और उसके साथ साथ परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, दिस ऑर्डर वाज इशूड बाय परवेज़ मुशर्रफ साहब, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स की, कुछ बहुत मेजर अमेंडमेंट्स की, जैसे प्रेसिडेंट के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया। आर्टिकल 243 के तहत सर्विस चीफ की अपॉइंटमेंट्स का इख्तियार प्रेसिडेंट को मिल गया। आपका 101 में गवर्नर जो है वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट का इख्तियार प्रेसिडेंट को मिल गया। आर्टिकल 58 अमेंड हुआ। तो अगर आप लॉ पढ़ें तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई। आल दो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि यूनिलैटरली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं किया जा सकता, और फिर वो जो प्रोविजन थी वो 17th अमेंडमेंट में उनको पार्लियामेंट से रेक्टिफाई करवाना पड़ा।
The last question is write note on any two of the following. Appointment of the Chief Election Commissioner of Pakistan. Chief Election Commissioner of Pakistan बेसिकली ये कन्वीनर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। आर्टिकल 213 के तहत इनकी अपॉइंटमेंट होती है और आफ्टर 18th अमेंडमेंट से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का जो पावर थी वो प्रेसिडेंट के पास थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। अब इसका तरीका ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन 3 नाम भेजते हैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी को। उस पार्लियामेंट्री कमेटी के 12 मेंबर्स होते हैं। उन 12 में से 6 मेंबर्स का ताल्लुक अपोजिशन से होता है और 6 मेंबर्स का ताल्लुक ट्रेजरी बेंचेस से होता है, ताकि कोई एक पार्टी डोमिनेट ना करे। और उन 3 नामों में से किसी एक को फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने का इख्तियार है हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। अल्टीमेट पावर वेस्ट्स इन द पार्लियामेंट्री कमेटी। और अगर लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन का किसी 3 नामों पे इत्तेफाक नहीं होता तो फिर वो अलग-अलग 3 नाम भेजते हैं। प्राइम मिनिस्टर अलग 3 नाम भेजेगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन अलग 3 नाम भेजेगा और उनमें से कोई एक नाम पार्लियामेंट्री कमेटी सेलेक्ट करेगी। और आप इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्वालिफिकेशन भी बता सकते हैं। इनफैक्ट पहले 22nd अमेंडमेंट से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ कोई जज हो सकता था। अब आफ्टर 22nd अमेंडमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जज, सिविल सर्वेंट्स, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स और टेक्नोक्रेट्स भी जो है वो एलिजिबल है। और अभी जो पाकिस्तान के करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये पाकिस्तान की तारीख के पहले सिविल सर्वेंट है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तो ये इसकी जो है वो बेसिक डिटेल्स हैं। कंपोजिशन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट। ये फेडरल शरीयत कोर्ट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 203A to J ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हाँ, फेडरल शरीयत कोर्ट जो है ये बेसिकली 8 जजेस पे मुश्तमिल है, इंक्लूडिंग Article 203C of the Constitution of Pakistan, including Chief Justice of the Court and 7 judges, up to 7 judges हो सकते हैं। और इन 7 जजेस में मैक्सिमम 4 जो है वो ऐसे लोग हैं जो हाई कोर्ट के जज रहे हो और 3 जो है इसमें उलेमा हो सकते हैं। और फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए है कि वो हाई कोर्ट का जज रहा हो और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो। और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन है वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल नंबर 177 में दी गई है। तो ये आपने फेडरल शरीयत कोर्ट की कंपोजिशन बतानी थी। और कंपोजिशन के साथ साथ, क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल है, तो कंपोजिशन के साथ साथ आप इसकी थोड़ी जुरिस्डिक्शन पे भी बात कर लें। फेडरल शरीयत कोर्ट बेसिकली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 227 में ये दिया गया है कि पाकिस्तान में कोई भी इस्लाम के अगेंस्ट लॉ नहीं बन सकता। तो फेडरल शरीयत कोर्ट को ये इख्तियार है कि अगर फेडरल शरीयत कोर्ट की नज़र में कोई भी जो लॉ है पाकिस्तान में, अगर इट्स इन वायलेशन ऑफ इस्लामिक इंजंक्शंस, तो फेडरल शरीयत कोर्ट उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो इसमें आपने कंपोजिशन, चीफ जस्टिस की क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, जजेस की क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया और एक ब्रीफ सा आपने इसमें लिख सकते हैं अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट। और द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 199 में दी गई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की। इसके अलावा भी हाई कोर्ट के इख्तियारात हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम रिट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। तो इसमें आपने बेसिकली टाइप्स ऑफ रिट्स बतानी थी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट, जिसमें मैंडेमस है, जिसमें प्रोहिबिशन है, जिसमें कोवरेंटो है, जिसमें हेबियस कॉर्पस है और सरशरारे है। आपने ये बताना था। और अगर आप आर्टिकल 199 पढ़ें तो उसमें कुछ ऐसी भी ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनको हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को आउस्ट कर दिया है। और वो जो पर्सन की डेफिनेशन है आर्टिकल 199 में, उसको भी इलैबोरेट करना था, क्योंकि उसमें कोई कोर्ट फॉल नहीं करता। तो ये बेसिक इसमें चीज़ें हैं। ये क्योंकि 10 नंबर का सवाल था, तो अगर आप इसमें ये टाइप्स ऑफ रिट्स और जो आउस्टर क्लाज है आर्टिकल 199 में, जो आउस्टर प्रोविजंस हैं, आप अगर वो लिखते हैं तो दैट वुड बी सफिशिएंट।
तो ये तो था क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आई थिंक कि ये भी एक फेयरली सिंपल पेपर है, इसमें कोई एज सच टेक्निकलिटी नहीं है। अगर आपको इवन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक प्रोविजंस का आइडिया है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें 3 सवाल जो हैं वो स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से आए हैं। एक सवाल जो है 2 सवाल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से है, जैसे मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, और आपका LFO 2002 है, और 2 सवाल ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स हैं, उनसे आए हैं। तो आई थिंक कि अगर इस पेपर की किसी ने रीज़नेबल प्रेपरेशन की है और आपको इनके कॉन्सेप्ट्स की रीज़नेबल डिटेल ऑफ अप्रिसिएशन है तो ये सवाल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इन क्वेश्चंस को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर हम सिर्फ इसी पेपर की रोशनी में देखें तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल पेपर नहीं है। सिलेबस अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पढ़ें तो ऐसा लगता है कि इसमें आपको बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस की। लेकिन अगर हम पेपर देखें, ये पेपर देखें या पास्ट पेपर देखें तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपको अगर एक फेयर बेसिक डील ऑफ एप्रिसिएशन है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स की तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर एक रीज़नेबल आपके लिए ऑप्शन हो सकती है। और अगर आपको पाकिस्तान अफेयर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स हैं वो अगर आपने पढ़े हैं और आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग है तो मेरे ख्याल से ये भी जनरली स्टूडेंट्स जो हैं वो कम ऑप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर को। लेकिन अगर हम मेरे ख्याल से इसके स्कोरिंग ट्रेंड देखें और इसके पेपर्स का ट्रेंड देखें तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।